हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि मैं आपके सामने में घटना चक्र का जो है सामान्य अध्ययन का ये द्वितीय खंड लेके आई हूँ। आपको भी पता है कि घटना चक्र इसमें 8 खंड आते हैं, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पे होता है जो हमारा। और तो ये हमारा जो है वो भारतीय इतिहास से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम आपके सामने एक रिवीजन के तौर पे लाए हैं। तो यहाँ का जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, जो नोट्स दिया हुआ है, वो हम यहाँ पे वेट नहीं करेंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम एक बार से क्या करेंगे, फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चंस के नीचे जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जहाँ हमें ज़रूरत होगी वहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ते जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसके सारे ही क्वेश्चन जो भी हैं उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि ये जो हमारा पहला चैप्टर है वो क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि हमारे पाषाण काल से रिलेटेड यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पाषाण काल पे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो थे वो कौन थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट हमें जैसे कि पता है कि ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। तो यहाँ पे जो आंसर हो गया ए एंड बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बना, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन। तो त्रियुगीय विभाजन जो किया था वो किसने किया था, वो थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था। तो पशुपालन का जो प्रारंभ है वो हमारा मध्य पाषाण काल से हमें पता चलता है कि मध्य पाषाण का जो अंतिम चरण था वहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ से, भारत में आदमगढ़ जो कि हमारा होशंगाबाद में है मध्य प्रदेश, और बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मध्य पाषाणकालीन प्रसंग में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो मध्य पाषाणकालीन के प्रसंग में जो है पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले, तो अभी हमने देखा कि वो आदमगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के उपकरण जो है वो मदाह से प्राप्त हुए हैं और सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। तो मदाह जो है वो हमारा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो अभी हमने देखा कि वो सराय नाहर से भी प्राप्त हुए हैं और महदाह से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो क्वेश्चंस क्या करता है, क्वेश्चंस जो है आगे पीछे करके उसकी जो है लैंग्वेज को चेंज करके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया और दोबारा से क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा गया, ये चीज़ दी गई हुई है। हड्डी से ये हम लोगों ने देख लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ही गर्भ से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो वो हमें कहाँ से निकले, कहाँ से प्राप्त हुए, दमदमा से प्राप्त हुए हैं। और जो दमदमा है वो हमारा कहाँ पे है, दमदमा भी हमारा प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर, महदाह और दमदमा का उत्खनन है। तो दमदमा भी हमारा प्रतापगढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की जो कृषि है हम सभी को जैसे कि पता है कि नवपाषाण काल से खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है। तो भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो प्रथम मानव जीवाश्म जो है, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। तो प्रथम मानव जीवाश्म जो है वो भारत की नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज जो है उपयोग किया गया था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं भारतीय उपमहाद्वीप में वो कहाँ से मिले हैं, लौरा देव से मिले हैं। जब हमारे आंसर में क्या होगा, लौरा देव दिया होगा तो हम लौरा देव पे टिक करेंगे, लेकिन जब लौरा देव नहीं होगा तो हम मेहरगढ़ पे टिक करेंगे। यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिखाया गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे हमारा क्योंकि लौरा देव नहीं दिया है तो उसके बाद मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे, तो फिर हम यहाँ पे आंसर देंगे मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्रारंभिक प्रमाण जो प्राप्त हुए वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो हमें कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं।
उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम जीवन के स्थायी जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले थे? तो ये हम लोगों ने देखा कि राजस्थान के बागौर से मिले थे। राजस्थान भीलवाड़ा जिले में बागौर से मिलते हैं। और यहाँ पे हमारे भारत और दूसरी जगह दूसरा जो पूछेगा वो कहाँ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद आदमगढ़ से मिले हैं। निम्नलिखित में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक या फिर कैल्कोलिथिक जो युग बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? वो ताम्रपाषाण काल को बोला जाता है। अब आगे देखेंगे आहर सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आहर सभ्यता हमें पता है कि आहरवासी जो थे वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। तो जो आहरवासी थे वो तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये लोग जो थे वो गेहूँ चावल जौ इनसे परिचित थे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। धातु का काम आहरवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, तो ये सही है। यहाँ से काले रंग के जो हैं काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितियाँ उकेरी गई थी, तो ये भी यहाँ पे सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 134 यानी आंसर नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस इस पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पूरा पाषाण स्थल से कौन से पूरा पाषाण स्थल है जहाँ पे पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के जो सांस्कृतिक अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो वो हो गया हमारा मेहरगढ़। मेहरगढ़ है कहाँ पे? तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित एक पूरा पाषाण स्थल है। नौदा टोली जो है उसका उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन जो है वो किया था V.S. वाकंकर ने किया था। तो नौदा टोली जो है सॉरी ये गलत हो गया। नौदा टोली का उत्खनन जो है वो किसने किया था? H.D. सांकलिया ने किया था। तो नौदा टोली जो है वो मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर H.D. सांकलिया ने किया था। तो नौदा टोली जो है वो कहाँ पे है? हमारा मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने देखा कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। जो वृहद पाषाण स्मारक है उनकी पहचान कैसे की गई थी? वो जो थे वो मृतकों को दफनाने के स्थान मृतकों को दफनाने का जो स्थान है वो वृहद पाषाण काल स्थान था, या फिर उसको मेगालिथ भी बोला जाता है, मेगालिथ काल भी बोला जाता है, स्मारक भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त है? तो राग का टीला जो हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है कर्नाटक के पास, कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित जो है संगनकल्लू नामक स्थान। संगनकल्लू हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और यहाँ के जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला है वो काफ़ी फेमस है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए फेमस है? तो अभी हमने देखा भीमबेटका हमारा कहाँ है? कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से ही सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? तो यहाँ पे है V.S. वाकंकर। मैं भूल गई थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? तो V.S. वाकंकर ने खोजा था। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो ये खोजा था विष्णुधर वाकंकर। इन्हीं का V.S. वाकंकर शॉर्ट में बोल देते हैं और इनका पूरा नाम था डॉक्टर विष्णुधर वाकंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। कैरिक मृदभांड जिनको हम OCP बोलते हैं, तो OCP का जो नामकरण हुआ था वो किससे हुआ था? तो OCP का नामकरण हस्तिनापुर से हुआ था। OCP का नामकरण OCP यानी कैरिक मृदभांड जो पात्र थे उनका जो नामकरण हुआ था वो कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से। ताम्रराज काल यानी ताम्रपाषाणिक काल जो था, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से दफनाते थे? तो वो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो यह सभी को पता होगा कि ये बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम हमारा कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर एवं श्रीनगर के निकट स्थित है, एक नवपाषाणकालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है?
तो वो बुर्ज-होम से मिला है। गर्त आवास के साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये बुर्ज-होम से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे एक ऐतिहासिक स्थान दिए हुए हैं और उनके ख्याति का कारण दिया हुआ है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, तो देखेंगे बुर्ज-होम जो है वो हमारे समाधान के लिए फेमस जाना जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चंद्रकेतुगढ़ जो है वो टेराकोटा के लिए है, गणेश्वर जो है ताम्र कलाकृतियों के लिए। तो इस प्रकार से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, तो विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल, तो वो लेखैया से मिले हैं, तो लेखैया से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नीचे दिए गए कथन एवं अभिकथन वाला ये क्वेश्चन बनता है, तो अभिकथन हमारा दिया हुआ है वो क्या दिया है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया, और जो इसका कथन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है वो जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अभिकथन जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी का प्रवचन किया, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और दो दोनों सही हैं, तथा आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। इसका जो है इसका हम एक्सप्लेनेशन को भी एक बार पढ़ लेंगे। जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में जो खुदाई की उसके बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण क्या हुआ, लोगों ने गंगा घाटी में प्रवास किया। तो विंध्य क्षेत्र में क्या हुआ, जब नूतन भूतल के अंत में जो सूखा आया उसके कारण विंध्य क्षेत्र के जो लोग थे उसमें भोजन की कमी आ गई और उन लोगों ने गंगा घाटी के क्षेत्र में क्या किया था, प्रवास किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो किसका है, तो वो आता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। ये कैसा संगठन है, स्वायत्तशासी संगठन है। अब सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, इससे बनने वाले जो भी सारे क्वेश्चन हमारी सिंधु सभ्यता से, तो वो यहाँ पे दिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, इनको भी हम एक बार रिवाइज कर लेंगे फटाफट से। जो यहाँ पे कुछ सैंधव स्थल दिए गए हैं और वो किस नदी के किनारे हैं उसको भी पढ़ लेंगे फटाफट से। तो जो हड़प्पा है वो हमारे रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा, रोबर, सतलज, मांडा, चेनाब, दैमाबाद, प्रवरा, आलमगीरपुर, हिंडन, सुतकांगेडोर, दास और भगवानपुरा जो है वो सरस्वती नदी के किनारे दिया गया है। अब फटाफट से क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपने। हाँ, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो मानव समाज किस पे आश्रित होता है, वो अर्थव्यवस्था पे आश्रित होता है। हड़प्पा निम्न में से किस सभ्यता से संबंधित है, तो हड़प्पा जो है वो हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता जो है वो संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अब हम जानते हैं आदि ऐतिहासिक युग का किसको बोलते हैं, जहाँ से लेखन कला का ज्ञान, मतलब लेखन कला तो हमें प्राप्त है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसे क्या बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो गैर आर्य थी क्योंकि वहाँ क्या था, वहाँ नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, हमारी नगरीय सभ्यता थी, इसलिए वो गैर आर्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हम आर्यों से पूर्व की सभ्यता बोलते हैं। तो इसका जो महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है, यहाँ के मृदभांड। अब सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक कार्यों में अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की ये सिद्ध करता है कि ये आर्यों से पूर्व की है। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर मृदभांड है जो कि बाद के हैं वो आर्यों से संबंधित माने गए हैं। यानी जो काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं, और वहीं जो धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड है उनको जो है आर्यों से संबंधित माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है संस्कृति जो है वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों?
तो सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से क्यों भिन्न थी? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, ये भी सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पास क्या था? लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी है उसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? खुदाई। निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश जो है वो पुरातत्व संबंधी जो खुदाई हुई है वही उन्हीं से ही क्या है सिंधु सभ्यता पर क्या है प्रकाश पड़ा है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कहाँ पाया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो निवासी थे उनके बारे में जानने का जो मूल स्रोत है वो कहाँ से मिला है? वो हमें प्राप्त हुआ है वहाँ के मोहरों से। चलिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ लेंगे। सिंधु सभ्यता में संबद्ध विभिन्न पुरास्तरों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन माने गए हैं। मोहरों पर जो अंकित चित्र हैं उनके माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। उसमें जो चित्र बने उससे हम जान सकते हैं कि मतलब वो लोग किनको मानते थे, कैसे क्या था। तो सबसे महत्वपूर्ण जो साधन था वो वहाँ से प्राप्त मोहरे थी। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन जो है कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है? तो सही नहीं है। एम रफील मुगल हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। EJH मैके इन्होंने बोला कि सुमेर में लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर पश्चिम एशिया में सभ्यता के विचार का प्रवचन। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो इसको हम इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे एक्चुअली। तो क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने क्या अपने अपने मत प्रस्तुत किए। EJH मैके थे। उनका मानना है कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी उत्पत्ति सुमेर यानी दक्षिणी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवचन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवचन के सिद्धांत के इतिहासविद थे DH गार्डन और मार्टिमर व्हीलर। उनका मानना था कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो उसकी जो उत्पत्ति हुई वो पश्चिमी एशिया की सभ्यता के विचार के प्रवचन के कारण हुआ है। इस संदर्भ में अमलानंद जो घोष है उनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज F डेल्स और रफ़ीक मुगल आदि विद्वान जो है स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते हैं। एम रफ़ीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उससे प्रेरणा ली है, इसका खंडन करते हुए। तो यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग क्या जो है गलत हो जाएगा। एम रफ़ीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका क्या हुआ? इन्होंने इसका खंडन किया है, इन्होंने इस चीज़ का खंडन किया है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। यहाँ पे दिया हुआ है सूची फर्स्ट और सेकंड, जिसमें क्या दिया हुआ है? हड़प्पा खोज संबंधी दिया हुआ है, ठीक है। हड़प्पा की खोज जो है हमारी दयाराम साहनी ने की है। तो ए का थर्ड से हम देख लेंगे। तो ए का थर्ड जो यहाँ बन रहा है वो हमारा सी का बन रहा है, और तो इसको हम ऐसे देखेंगे, इस तरीके से देख लेंगे इसका कि ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, यानी हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। हस्तिनापुर की जो खोज है वो बीबी लाल ने की, और तक्षशिला की खोज जो की है वो किसने की है? तक्षशिला की खोज किसने की? जॉन मार्शल ने। और जो लास्ट वाला है कौसाम्बी की खोज हमारी किसने की? NC मजूमदार ने की। तो इस प्रकार से हमारा जो सही सुमेलित हो जाएगा ये हो जाएगा। यहाँ पे एक बार फिर से हम देख लेंगे कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की, हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल ने की, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौसाम्बी NC मजूमदार ने की। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हमें मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? अभी हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा की जो मिट्टी के बर्तन हैं उन पे लाल रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे।
मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो माना जाता है पूर्व आर्य यानी प्री आर्यन के टाइम से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा क्या थी? प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पूजा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियाँ तथा मोहरों से प्राप्त चित्र, मोहरों पर जो चित्र हैं उनसे प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाए गए जो मोहरे हैं और टेराकोटा कलाकृतियाँ हैं उन पर नहीं हुआ? तो किसका नहीं हुआ है? तो गाय का कहीं पे भी साक्ष्य नहीं मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चनहुदड़ो ये भी हमारा हड़प्पा है। कोटदीजी देसलपुर ये है। और सोहगौरा जो है वो हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगौरा क्या है? सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ प्राचीन स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ पुरातात्विक खोज दी गई है, इनको हमें सुमेलित करना है। तो लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ है? लोथल से हमें प्राप्त हुआ है लोथल जो है वो हमारा गोदीबाड़ा है। लोथल गोदीबाड़ा है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और धौलावीरा से जो हमें क्या प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनावली क्या है हमारा? बनावली हमारा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति यहाँ से प्राप्त हुई बनावली से। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जुते हुआ जो खेत है वो हमें कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो वो हमें मिले कहाँ से? कालीबंगा से मिले हैं। निम्नलिखित में से इसको सूची को सुमेलित करना है। तो सुमेलित करके हमारा आंसर हो जाएगा हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। तो हम देखेंगे कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत मिले हैं। मोहनजोदड़ो से हमें लोथल जो है वो हमारा गोदीबाड़ा है। और मोहनजोदड़ो से शवाधान और हड़प्पा से नर्तक की मूर्ति मिली है। तो इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा हड़प्पा। कालीबंगा का हो जाएगा 4th यानी सी। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। लोथल, हड़प्पा से नर्तकी की मूर्ति। लोथल जो है दूसरा होगा। ये एक सेकेंड, क्योंकि ये ऊपर नीचे है तो इस प्रकार से हम देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, यहाँ से हम देख लेंगे कि इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा डी। हड़प्पा जो है सवाधान, लोथल जो है वो गोदी, कालीबंगा जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित को भी यहाँ पे हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पे कौन सा किस नदी के किनारे है वो चीज़ दी हुआ है। तो जो हड़प्पा है वो हमें पता है कि वो हमारी रावी नदी के तट पे है। तो पहले का दूसरा, तो ये बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। पहले का दूसरा। हस्तिनापुर जो है वो हमारा गंगा नदी के किनारे है। नागार्जुन कोंडा जो है वो हमारा कृष्णा नदी, नागार्जुन। और पैटर्न जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है। इस प्रकार से आंसर हमारा हो जा रहा है बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दी हुई है और नदी जिस पर वो अवस्थित है उसके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम आंसर देख लेंगे। जो हड़प्पा है वो हमें रावी नदी के तट पर स्थित है। पहले का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड। तो यहाँ पे 2 चीज़ों का दिया है, लोथल, कालीबंगा, रोपड़। तो रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है। सीधा यहाँ पे देख लेंगे। हड़प्पा जो है हमारा रावी नदी के तट पे, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज नदी के तट पे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो हमारा रावी नदी के तट पे स्थित है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हमें वो सभी को पता है कि ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता में लोहे से परिचित नहीं थे लोग, नगरों से नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा थी, सही है। माता देवी की उपासना की जाती थी, माता देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। तो हमारा इस प्रकार से आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछ रहा है तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है
नगरीय सभ्यता थी तो नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही हो जाएगा। और अपने कृषि एवं संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। तो जो सिंधु सभ्यता है इन सभी के लिए जानी जाती है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर हमारा कहाँ पे? तो आलमगीरपुर हमारा उत्तर प्रदेश में, ये सही है। लोथल जो है वो गुजरात में है। कालीबंगा जो है वो हमारा कहाँ पे? वो राजस्थान में है, जैसे कि हम सभी को पता है कि वो राजस्थान में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो स्थित है वो हमारे कौन कौन से हो गए? उत्तर प्रदेश में स्थित है हमारा कालीबंगा, ये राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। और जो हुलास है ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम अपने। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित है? तो कौन सा एक सही सुमेलित है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। बनावली हरियाणा में है, ये भी सही है। यहाँ पे सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो दैमाबाद महाराष्ट्र में, ये भी सही है। राखीगढ़ी जो है वो राजस्थान में नहीं है। राखीगढ़ी कहाँ पे? वो हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में। यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो हरियाणा के हिसार जिले में। कहाँ पे? घग्गर नदी के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थल दिया हुआ है और उसकी स्थिति दिया है, तो देख लेंगे। जो मांडा है वो हमारा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो महाराष्ट्र में है। और कालीबंगा राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा हमारा पहले का तीसरा, यानी आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ सूची दी हुई है स्थल और भारत के किस राज्य में है, तो ये दिया हुआ है। तो मांडा जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। हुलास उत्तर प्रदेश में है। पारडरी और बालू, इसके बारे में हमें जानना है। तो यहाँ से आंसर हम एक बार अपना देख सकते हैं कि हम अगर मिला रहे हैं मांडा को जम्मू कश्मीर से, यानी दूसरे का दूसरा और डी का पहला, दूसरे का दूसरा और डी का पहला, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब इसके आंसर हम देख लेंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी। और जो बालू है वो हरियाणा में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। पारडरी जो है वो गुजरात का है। हुलास जो है वो उत्तर प्रदेश का है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में सिंध से कौन जो है वो सिंध में अवस्थित है? तो हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित स्थलों में कौन जो है वो सिंध में अवस्थित है? तो सिंध में अवस्थित जो है वो कौन कौन से हैं? तो वो हमारे हो जाएंगे हड़प्पा संस्कृति कौन से सिंध में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है और चन्हूदड़ो है। निम्नलिखित उपयुक्त विकल्पों में से हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है। पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब में है। मोहनजोदड़ो तथा चन्हूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में है तथा सुतकोटा गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पे सिंध में पूछ रहा है, तो मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो आंसर हो गया। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है अभी हमने बताया। तो मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पर है? सिंध प्रांत में है। तो सिंध प्रांत जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चन्हूदड़ो के जो उत्खनन किया था वो किसने किया था? अभी हम लोगों ने ऊपर किसी आंसर में पढ़ा हुआ था इसका एक्सप्लेनेशन में। तो J.H. मैके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थान है वो अब पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के मांडभूमि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ पे है? तो रंगपुर हमारे कहाँ पे? सौराष्ट्र गुजरात में है। रंगपुर जो है गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल है। दधेरी क्या है? पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल है। तो ये कहाँ पे है? ये पंजाब में है। कौन? दधेरी एक पर्वतीय पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। यहाँ से धूसर मृदभांड जो है इस काल से संबंधित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। आर्यों के आगमन का काल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है वो भारत में स्थित है? लोथल हमारा कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है। और ये हमारा हो गया क्या? लोथल गुजरात में। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो कौन सा? लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वो कौन सी नदी पर है? लोथल। तो लोथल जो है वो हमारा
ये कौन सा है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ पे है? गुजरात में है। सिंधु सभ्यता, इस सभ्यता का पत्तन नगर कहाँ है? पत्तन जो है वो हमारा लोथल जो हमारा क्या है वो पत्तन यहाँ पे है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हाँ सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा था कि पत्तन को क्या बोलते हैं, तो पत्तन को बंदरगाह बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा बंदरगाह लोथल में प्राप्त हुआ था। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जो हल है वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में से बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, पाटलिपुत्र हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा के हिसार में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, तो सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जो है किन नदियों के तट पर स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु, चेनाब और झेलम के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग जो है विश्वास करते थे मातृशक्ति पे विश्वास करते थे। हाँ, तो इसका जो आंसर है वो आंसरेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो संस्कृति जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता से जो साक्ष्य मिले हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो मातृशक्ति का तो दिया गया है और बाकी के बारे में भी नहीं पता है। तो यहाँ पे देखेंगे सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। अग्निकुंड या यज्ञ देवी, तो उत्खनन से प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। पुरुष आकृतियों से शिव पूजा की अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दफनाने से आत्मविश्वास का भी अनुमान लगाया जा सकता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है विश्वास करते थे, तो वो आत्म और ब्रह्म में विश्वास करते थे, कर्मकांड में भी विश्वास करते थे, यज्ञ प्रणाली भी वहाँ से प्राप्त हुई, मातृशक्ति तो इन सबसे है, लेकिन इसका आंसर फिर भी ये आंसरेबल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग पूजा करते थे वो किसकी करते थे? पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से है। इस पर योगी की आकृति क्या है बनी हुई है, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो पूजा करते थे किसकी? पशुपति की। पशुपति कौन? शिव जी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों को नाम जुड़े हुए हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो की थी वो राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी की सहायता से हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दयाराम साहनी, यहाँ पे दिया हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी, लोथल SR राव, सुरकोटदा JP जोशी और धौलावीरा VK थापर। तो यहाँ पे हड़प्पा का उत्खनन जो है दयाराम साहनी ने किया, लोथल का उत्खनन जो है SR राव ने और सुरकोटदा का जो उत्खनन है JP जोशी ने कराया था, जबकि जो धौलावीरा उत्खनन क्षेत्र है वो VK थापर ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने कराया था। तो यहाँ पे इसका ये गलत हो जाएगा, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा हमारा D। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला पहला कौन पुरातत्वविद था जिसके महत्व को नहीं समझ पाया था? यानी ए कनिंगम महोदय ने उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे।
निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो हड़प्पा और वी ए स्मिथ। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे हैं। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त अन्य विद्वान जैसे के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए घोष, जे.पी. जोशी आदि इस सभ्यता की महत्वपूर्ण खोज में इनका योगदान रहा है। लेकिन जो ये वी.के. स्मिथ थे, इन्होंने हड़प्पा की सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे। ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। वी.ए. स्मिथ भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? तो घरों में कुएं के जो अवशेष मिले वो कहाँ से मिले हैं? तो इसका भी ये भी आंसरेबल नहीं है क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन को हम रीड करेंगे। जय नारायण पांडे की जो पुस्तक है पुरातत्व विमर्श किसकी पुस्तक है? जय नारायण पांडे की। उसमें दिया हुआ है कि जो सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की जो पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें दिया है कि जो कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। तो यहाँ पे ये आंसरेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। भारत में निम्नलिखित में के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, और इस प्रकार से सबसे पहले जो आया था वो आए थे हमारे नगरी संस्कृति का विकास हुआ, फिर लोहे का हल आया, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के आए, फिर सोने के सिक्के हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अपने। सर्वप्रथम मानव में निम्न धातु का प्रयोग किया था। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था ताम्र पाषाण काल में। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो हाथी दांत का पैमाना जो है वो लोथल से मिला है। हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है, जो कि गुजरात में स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं है? हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक लोहे की जो है प्राप्ति नहीं हुई है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी पर स्थित है? तो घग्गर तो बनावली, हरियाणा में स्थित जो बनावली है वो हड़प्पाई स्थल जो है वो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। यहाँ पे कथन दिया हुआ है और उसके बारे में देख। मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, ये सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, नगरीय व्यवस्था थी वहाँ पे। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो धातुओं के उपयोग का पता था, लोहे का प्रयोग नहीं पता था, धातुओं का उपयोग का पता था। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ए। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। यहाँ पे कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है। तो विलुप्त हो गए हैं क्यों? तो ये जो दोनों ही सही है कि मोहन एवं हड़प्पा जो नगर हैं अब क्या हो गए, विलुप्त हो गए हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, लेकिन ये खुदाई के दौरान नहीं प्रकट हुए थे। यहाँ पे इसका जो है स्पष्टीकरण जो हमारा एक्सप्लेनेशन दिया है उसको हम रीड कर लेंगे। मोहनजोदड़ो जो कि वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब के मांडगोमरी जिले में है। और दोनों जो नगर हैं उनकी जो खोज है उत्खनन के दौरान राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर प्राय मृतप्राय यानी विलुप्त की स्थिति में है। इस प्रकार दोनों कथन सही है, किंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शैलकृत जो स्थापत्य है उनका जो प्रमाण है वो धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा से क्योंकि यहाँ पे जो हमें बड़े बड़े जलकुंड प्राप्त हुए हैं, तो शैलकृत जलकुंड प्राप्त हुए हैं, तो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो जो धौलावीरा है वो हमारा जो स्थित है वो गुजरात में स्थित है। कौन हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? तो कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? तो वो धौलावीरा जो है वो हमारा 3 भागों में विभक्त था। धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों कौन कौन से? किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कौन से स्थल के? तो धौलावीरा,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था। तो कहाँ पे प्रवाहित किया गया था? धौलावीरा से। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। धौलावीरा हमारा गुजरात में है। निम्नलिखित में से किस स्थल में द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है ऊपर हमने जैसे कि पढ़ा है कि लोथल में 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा में 1 युगल समाधिकरण का प्राप्त हुआ है, राखीगढ़ी में भी युगल समाधि प्राप्त हुई। यदि संख्या के आधार माना जाए तो विकल्प सही होगा, किंतु यदि प्रमाण के आधार को माना जाए तो उसका विकल्प सी और डी दोनों ही होगा। तो इस प्रकार से ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है देना थोड़ा सा ये आंसरेबल है हमारा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू हमारे जो इसके विकल्प दिए हुए हैं। तो निम्नलिखित में से किस स्थल में द्विशव संस्कार डबल वॉरियर का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो डबल वॉरियर जो हमारा प्राप्त हुआ है कालीबंगा से 1 युगल समाधिकरण का प्राप्त हुआ है, राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है और लोथल में सर्वाधिक 3 युगल समाधि जो है वो प्राप्त हुई है। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? तो सनौली से क्या प्राप्त हुआ है? मेन आंसर हमारा ये देखेंगे क्वेश्चन कि सनौली से हमें क्या प्राप्त हुआ है। तो सनौली से जो है वो प्राप्त हुआ है मानव समाधान उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बारौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल में क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। तो कहाँ से मिली हैं? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बारौत तहसील की जो है सनौली गांव से, सनौली स्थान से। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी जो है वो कहाँ है? भारत के उत्तर प्रदेश में है। मांडी जो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले का एक गांव है मांडी। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ खेत की खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता में जोड़कर देखा गया था, इसलिए मांडी प्रसिद्ध है। मांडी जो है हमारा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का जो आरंभ है वो सबसे पहले भारत में किया गया था। अब देखेंगे इसका सर्वप्रथम भारत में किया गया था वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंध नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान के लड़काला में है। वहाँ पे कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। यहाँ पे दिया गया है कि कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। तो यहाँ सिंधु सभ्यता के बारे में बताया गया है। उनके जो विशाल महल और मंदिर होते थे, ऐसा नहीं है विशाल महल और मंदिर का कहीं पे भी नहीं बताया गया है। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो ऐसा भी कहीं नहीं बताया गया। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 2, केवल 2। तो इस प्रकार आंसर हो गया हमारा उत्तर बी। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन, यहाँ पे भी कुछ कथन दिए हुए हैं। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो ऐसा भी है, ठीक है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। अभी हमने पढ़ा मोहनजोदड़ो से। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? तो विख्यात वृषभ यानी बैल की जो मुद्रा प्राप्त, वृषभ माने क्या होता है? बैल होता है। तो उसकी मुद्रा प्राप्त हुई, तो वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। बैल की आकृति युक्त मुहर जो है वो कहाँ प्राप्त हुई है? पूरी प्रशंसा मार्शल महादेव ने की। इसके बैल के अंकों के उभार और शरीर के अनुपात में विविधता दिखाई गई, यह अपूर्व है। मोहनजोदड़ो से जो है ऊपर वाले बैल की आकृति की मुद्रा प्राप्ति की गई थी। निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं है? तो ऊपर हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखेंगे कि किसका नहीं है। तो घोड़े का कहीं पे भी नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि के अवशेष जरूर प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनका अंकन जो है वो हड़प्पा के मोहरों पर नहीं हुए हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुए हैं? तो गाय, शेर के नहीं प्राप्त हुए हैं। शेर के जो अवशेष है वो सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुए हैं। घोड़ों के तो प्राप्त हुए हैं, घोड़े का, हाथी का, गाय का प्राप्त हुआ है।
मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की प्राप्ति हुई है। ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है, सींग युक्त देवता की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अब यहाँ पे आंसर देखेंगे। कालीबंगा के मृणपट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सींग युक्त देवता का चित्र प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? कौन सी सभ्यता जो है नील नदी के तट पर? नील नदी मिस्र की सभ्यता है नील नदी की सभ्यता। निम्न में से सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो माया, एज़टेक, मुइज़का। तो इसका जो है हम एक्सप्लेनेशन को अच्छे से रीड कर लेंगे। एग्जैक्ट सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ। ये क्वेश्चन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली, तो यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर। देखेंगे एज़टेक, माया, मुइज़का, इंका। ठीक है, तो इसका आंसर जो है डी है, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर। अब इसको हम इसके एक्सप्लेनेशन को रीड करेंगे तब हमें समझ में आएगा। एग्जैक्ट सभ्यता का जो विस्तार है वो मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग में था। उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार दे। तो सबसे पहले हमारी आ गई एज़टेक। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर बेलिज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तट के तक क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एज़टेक जो सभ्यता थी वो उसका विस्तार मध्य मेक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिण भाग में, दक्षिण मेक्सिको से लेकर दक्षिण ग्वाटेमाला तक, बेलिज, अल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा मोइज़का जो सभ्यता है उसका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में स्थित है। जबकि इंका सभ्यता जो है वो उसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दिए गए उत्तर से दक्षिण के विस्तार में सबसे पहले क्या आ गई हमारी एज़टेक, फिर माया, मुइज़का और इंका। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण में विस्तार में हमने देख लिया एज़टेक, माया, मुइज़का तथा इंका। लेखन कला के उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो वो कौन सी सभ्यता थी? लेखन कला की प्राचीन सभ्यता सुमेरिया सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि जो है आविष्कारता, प्राचीन विश्व की प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता कौन थे? वो सुमेरिया के लोग थे, सुमेरिया सभ्यता के लोग थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि का जो सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है, क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है सुमेरिया सभ्यता की। अब इस प्रकार से हमारा स्टार्ट हो जाएगा वैदिक काल। और वैदिक काल में जो है हमारा आ जाता है कि यहाँ पे इस चीज़ को देख लेंगे। यहाँ वैदिक काल की कुछ प्रमुख नदियाँ दी हुई हैं और उनके आधुनिक नाम, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो इसको एक बार हम फटाफट से पढ़ लेंगे। अस्किनी नदी जो कि प्राचीन नाम है अस्किनी, जो आपकी चेनाब है, विपाशा, प्यास, परुषणी, रावी, वितस्ता, झेलम, कुभा, काबुल, कुमरू, कुर्रम, गोमती, कोमल, सुवास्तु, स्वात, सदानीरा, गंडक, सुतुद्री, सतलज और द्रस्वती घग्गर नदी को बोलते हैं। अब हम इस चैप्टर से बनने वाले जो भी क्वेश्चन हैं उनको देख लेंगे फटाफट से। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है। आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द का मतलब क्या है? आर्य शब्द यानी श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। जो आर्य है वो हमारे श्रेष्ठ वंश से रिलेट करते हैं। आर्य जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ जो है वो है एक उत्तम व्यक्ति, क्लासिकी संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और त्रयी नाम है, त्रयी में कौन कौन से? त्रयी में 3 जो वेद हैं वो आते हैं। तो 3 वेदों का नाम है त्रयी। उसमें कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? वेद त्रयी या फिर त्रयी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में
वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो वर्ण जो है, वर्ण व्यवस्था जो है वो ऋग्वेद से उसका उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो वर्ण व्यवस्था जो हमारी है ऋग्वेद से संबंधित है, तो यहाँ पे पाया जाता है पुरुष सूक्त। सुमेलित कीजिए अर्थ, यहाँ पे दिया हुआ है अर्थवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और ये किससे संबंधित है तो इसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो अथर्ववेद है वो औषधियों से संबंधित है। हमारा अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है। अथर्ववेद को पहले को थर्ड से मिला देंगे अथर्ववेद। और फिर ऋग्वेद जो आ गया वो हमारा किससे संबंधित है, ऋग्वेद जो है हमारा ईश्वर महिमा से संबंधित है। यहाँ पे ये ऊपर नीचे हो गया, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। ऋग्वेद जो है वो हमारा ईश्वर महिमा से संबंधित है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, इस प्रकार से हम आंसर देखेंगे, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर नंबर ए। अब हम देख लेंगे अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, आ से अथर्व, आ से औषधियाँ। ऋग्वेद जो है देवताओं से संबंधित है, ईश्वर महिमा से। यजुर्वेद कर्मकांड बलिदान विधि से। सामवेद में संगीत का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पे दिया गया है, इसको सुमेलित करना है तो देखेंगे। ऋग्वेद श्रोत एवं प्रार्थना यानी ईश्वर से संबंधित है। यजुर्वेद जो हमारा वो संबंधित है किससे, श्रोत एवं कर्मकांडों से संबंधित है। सामवेद संगीतमय है। और अथर्ववेद तंत्रमंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा पहले का चौथा, हाँ ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। निम्न में से चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण, तो जादू टोना और वशीकरण हमारा किस में है, यजुर्वेद में है, अथर्ववेद में है। तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, तो ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं, तो ऋग्वेद में अलग अलग दिया हुआ है। तो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या जो कितनी है, ऋग्वेद में कुल 10-28 सूक्त। और यहाँ पे आंसर देखेंगे ऋग्वेद में कुल कितनी, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऋग्वेद में हमारी कितने कुल 10-28 सूक्त हैं और 552 जो है वो कितनी है ऋचाएँ या फिर मंत्र श्लोक हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर में 1522 दिया नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से इसका ये आंसर यहाँ पे नहीं दे सकते हम लोग। ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो है वो किससे संबंधित है, ऋग्वेद जो है वो श्रोतों का संकलन है, शब्दों का संकलन, युद्धकृत कथाओं का संकलन, तो श्रोतों का संकलन है। यहाँ पे हम देखेंगे ऋग्वेद और उनसे संबंधित दिया हुआ है। ऋग्वेद से संबंधित जो है वो ऋग्वेद में ऐतरेय, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण और यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा। निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो ऋग्वेद से संबंधित है, तो ऐतरेय जो है वो हमारा ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम लोग। गोपद ब्राह्मण जो है, गोपद ब्राह्मण हमारा संबंधित है ये अथर्ववेद से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो अभी हम लोगों ने देखा ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम और इस पेय का नामाकृत देवता इससे संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों को पता चलता है, यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है यजुर्वेद से पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो ऋग्वेद का जो संकलन है वो सामवेद पर आधारित है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, हमारे सिंधु सभ्यता तक के लौह धातु का जो है साक्ष्य नहीं मिले थे। अब हम देखेंगे तो ये मिलता है हमको अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा हमारा कहाँ पे है, अतरंजी अहिच्छत्र अतरंजी खेड़ा आलमगीरपुर मथुरा रोपड़ श्रावस्ती काम्पिल आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु
मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ मिली। इससे संकेत मिलता है लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से हो सकता है। कहाँ पे? अतरंजी खेड़ा से मिला है। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद जो है पुस्तकें हैं किस पे? दर्शन शास्त्र पे आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा होती है? तो मोक्ष की जो चर्चा होती है वो उपनिषदों में होती है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ। वेदों में मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। जो मोक्ष शब्द है वो उपनिषदों में पहली बार मिला है। यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद से पहली बार आया। श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया। अब अध्यात्म ज्ञान के विकास में, अध्यात्म ज्ञान के विषय में क्या है? नचिकेता और यम का संवाद जो है वो किस उपनिषद से? नचिकेता और यम के बीच का जो संवाद है वो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है? कठोपनिषद से नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है तो कहाँ से मिलता है? कठोपनिषद से मिलता है। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा जो थे अशुपति, वो कहाँ के शासक थे? तो वो शासक थे केकय के। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, तब क्या है? उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो सबसे ज़्यादा जो है उसमें किसका वर्णन किया है? सिंधु नदी का वर्णन किया है। वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा जो वर्णन किया गया है किसका? सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान। अस्किनी जो है अब आधुनिक चेनाब नदी को बोलते हैं। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को बताता है? तो कुभा और कुमरू नदी का जो संबंध है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। कुब्रा जो कि काबुल नदी को बोलते हैं और कुमरू जो कि कुर्रम नदी को बोलते हैं। गोमती, गोमल एवं सुवास्तु स्वात आदि नदियाँ जो है अफगानिस्तान में बहती हैं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। यहाँ पे वैदिक नदियाँ दी हैं, उनके आधुनिक नाम दिया है, तो अभी हम इनका मिलान कर लेंगे। तो जो कुभा है वो आधुनिक काबुल है। परुश्री रावी नदी को सदानीरा, गंडक, सतुद्री, सतलज नदी को बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। कुभा काबुल नदी को, परुश्री रावी, सदानीरा, गंडक और सतुद्री सतलज नदी को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित है? कौन सी प्रथा जो है वो चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो कौन सी है? इसका आंसर ए एंड सी दोनों दिखा रहा है, तो इसको हम इसका एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ लेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। इंद्र, सूर्य, रुद्र, मर्ती, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। वैदिक काल में धर्म का अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई, ठीक है। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जो 4 आश्रम है उनका जो प्रचलन है वो वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई। आश्रम की जो उत्पत्ति हुई वो श्रम से हुई है। तो प्रथा जो है चतुष्टय वेदोत्तर काल से, तो वेदोत्तर काल से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इंद्र, सूर्य, रुद्र, मारुत, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, ये आश्रम व्यवस्था और ये 4 पुरुषार्थ ये जो है हमारे वेदोत्तर काल से संबंधित है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ए एंड सी। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म तथा रीत जो है धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता में से एक है और जो केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य के की संकल्पना थी। धर्म क्या है? व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का क्या करता था? संचालित करता था। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, आंसर ए एवं दो दोनों सही है। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है। तो रीत का अर्थ जैसे कि अभी हमने पढ़ा प्राकृतिक नियम।
ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत यानी विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है कि सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। प्राकृतिक नियम, ऋत का अर्थ क्या है? प्राकृतिक नियम। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे जो है पुरोहित माना जाता है? किसको पुरोहित माना जाता है? तो बृहस्पति देवता को पुरोहित माना जाता है, देवताओं का पुरोहित माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वह ब्रह्मवादिनी थी जिससे कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? जिसने कौन सी महिला थी जो कौन सी विदुषी महिला थी जो ब्रह्मवादिनी थी, कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो वेद मंत्रों की रचना लोपामुद्रा ने की थी। लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। यथा अपाला हो गई, घोषा, विश्वरा, लोपामुद्रा, ये सभी क्या है? ये अगस्त ऋषि की पत्नी, जिसमें से लोपामुद्रा जो है वो अगस्त ऋषि की पत्नी थी। तो ये इन्होंने क्या की थी? इन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए किया जाता है, परंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो वैदिक काल में सोने के जो हार होते थे उनको निष्क बोलते थे। सोने के जो आभूषण होते थे उनको क्या बोलते थे? वैदिक काल में निष्क बोलते थे। निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। तो इस प्रकार से आगे जो सिक्के होते थे उनको क्या बोलते थे? निष्क बोलते थे। सोने के सिक्के उनको निष्क बोलते थे। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो जो गले का आभूषण था, जैसे अभी हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में निष्क जो था वो गले का हार को बोला जाता था। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। निशाका क्या थे? निशाका जो है स्वर्ण आभूषण, उनको निशाका बोलते थे। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम में निशाका, निष्क और सुवर्ण, और तीसरे क्रम में मशाका। निशाका या निष्क और दूसरे क्रम में क्या थे? सुवर्ण, और तीसरे क्रम में मशाका। मशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका सबसे उच्च मुद्रा थी। सबसे उच्च मुद्रा निशाका या फिर निष्क, और फिर उसके बाद सुवर्ण, फिर उसके बाद मशाका आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? बोगज कोई से हमें क्या मिला है? बोगज कोई से देवी देवताओं के नामोल्लेख प्राप्त हुए हैं। मध्य एशिया एवं तिब्बत के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र नहीं। वेद के मूल ग्रंथों की रचना हुई थी, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो यहाँ पे बोगज कोई से जो है अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं के नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाएंगे, निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत के आर्यों के आने की सूचना देता है? निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो ईरान से भारत में आने की सूचना जो देता है बोगज कोई, कि आर्य जो है वो ईरान से भारत में, ऐसा कहाँ मिला है? ऐसा जो है हमें बोगज कोई से प्राप्त होता है। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवता का वर्णन प्राप्त हुआ है। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवता का वर्णन हुआ है, तो ये हुआ है बोगज कोई से। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? आर्यों के आदि देश के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन है? तो पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ है। ठीक है, पुरुष मेध क्या है? एक प्रमुख यज्ञ है जिसका जो उल्लेख है वो कहाँ से? यह शुक्ल यजुर्वेद के 3रे अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के सतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के 33 ब्राह्मण में वर्णित है। और मौजूद होने का कोई इसमें क्या है? कृष्ण यजुर्वेद भी है, शुक्ल यजुर्वेद भी है, सतपथ ब्राह्मण भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों दिया है और इसके लिए कोई भी ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया गया जिसमें तीनों का आंसर दिया जा सके। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। और पुरुष मेध का जो उल्लेख है वो कृष्ण यजुर्वेद में भी है, सतपथ ब्राह्मण में भी है और शुक्ल यजुर्वेद में भी है। सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेत माधव से संबंधित ऋषि हैं। राजा विदेत माधव से संबंधित ऋषि कौन है? तो वो ऋषि गौतम राकुल। आर्यों की पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में सतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेत माधव की आख्या की व्याख्या उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेत देवमानव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम राहुल थे। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर माना जाता था? आर्य संस्कृति का धुर किसको माना जाता था? तो कुरु पांचाल, इनको आर्य सभ्यता का क्या धुर माना जाता था?
उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। पूर्व पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र या फिर धुर माने जाते थे। वैदिक मतलब इस सभ्यता के प्रमुख हब माने जाते थे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ है वो कहाँ पे? ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? पूर्व वैदिक जो आर्य थे उनका जो धर्म था वो प्रकृति पूजा और यज्ञ करना था। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो ऋग्वेद काल में जो जनता थी मुख्यतः बलि एवं कर्मकांडों में विश्वास करती थी ऋग्वेद में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, दसराय का युद्ध, वो किस नदी के किनारे हुआ था? तो वो जो है परुष्टी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का जो युद्ध है वो किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो परुष्टी नदी के किनारे लड़ा गया। नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया है। तो मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा जो है वो सरस्वती नदी को संबोधित किया गया है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो कीकट यहाँ पे आंसर दे रहे हैं तो यहाँ पे पढ़ लेंगे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में कौन कौन थे? यदु, ध्रुयु, पुरु, अनु और तुर्वसु ये शामिल थे। विकट जो है इससे संबंधित नहीं थे। तो ऋग्वैदिक आर्यों के जो पंचजन थे कौन कौन थे? यदु, पुरु, तुर्वसु, ध्रुयु, अनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन आर्यों में जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वो क्या था? वो था कृषि। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया है? तो यव का मतलब होता था जव। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं जो ऋग्वैदिक काल में यूज़ किए जाते थे, उनका यूज़ किसके लिए किया जाता था उसके बारे में बताना है। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि यव जो है, यव किसको बोलते थे? जव को बोलते थे। तो सी का फोर्थ इस वाले में आ रहा था। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो व्रीहि जो है, व्रीहि का मतलब होता था मूंग, और मृदक का मतलब होता था पी का थर्ड। व्रीहि का मतलब होता था चावल, मृदक का मतलब होता था मूंग, यिक्षु का मतलब होता था गन्ना, और यव का मतलब जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वैदिक जो पढ़ी थे वो किस वर्ग के नागरिक थे? तो वो जो थे वो व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में जो है वंश परंपरागत राजतंत्र जो था वो वैदिक काल में प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। वैदिक युगीन सभा जो थी वो, वैदिक युगीन सभा के बारे में बताया गया है कि गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, ऐसा नहीं है। राज दरबार होता था, नहीं है। वैदिक युगीन जो सभा थी वो मंत्रिपरिषद थी, और उस मंत्रिपरिषद में कौन भाग लेता था? तो वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा जो थी वो कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की थी संस्था थी, और जिस उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। जिसमें क्या थे? सभा में उच्च कुल में जो व्यक्ति उत्पन्न होते थे उनको, वही लोग भाग ले सकते थे सभा में। किस वेद में सभा और समिति का प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है? तो सभा और समिति को 2 पुत्रियां जो है अथर्ववेद में बोला गया है कि जो सभा और समिति थी वो प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ऋग्वैदिक जनसभा को जो न्यायिक कार्य से संबंधित थी, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, सभा और समिति 2 थी ना, और उसमें जो सभा थी वो जनसभा के न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। ऋग्वैदिक जो धर्म था वो कैसा था? बहुदेववादी। ऋग्वैदिक धर्म जो था वो बहुदेववादी था। ऋग्वैदिक हम प्रथम दृष्टया बहुदेववादी के दर्शन होते हैं। आर्य वैदिक देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग, एक तो द्विस्थान आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, इन देवताओं की स्तुति करते थे। समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते थे उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते थे। इसे एकैक्यवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया, और ऋग्वेद के एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेववाद
तथा बहुदेववाद देवतावाद का भी दृष्टि समाहित है, किंतु वेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक एक ईश्वरवाद के स्वरूप से थोड़ा सा क्या है, अलग है। सर्वप्रथम ऋग्वैदिक सूक्त जो है वो समर्पित है। ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है? ऋग्वैदिक सूत्र जो है वो इंद्र देवता को समर्पित है। निम्नलिखित में से किस ऋग्वैदिक युद्ध देवता को जो है युद्ध का देवता माना जाता है? तो युद्ध का जो देवता है वो इंद्र को माना जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, तो वो अग्नि से संबंधित ऋग्वैदिक काल में जो सर्वाधिक मंत्र है वो अग्नि से संबंधित है। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उसका सही उत्तर दीजिए। तो वो झंझावत के देवता पापियों को दंड देते थे। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक वर्षा के देवता। तो जो इंद्र को माना जाता है, तो इंद्र को माना जाता था झंझावत के देवता और वर्षा के देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पूर्व वैदिक आर्यों को सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो वो था इंद्र। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो युद्ध का देवता माना जाता है इंद्र को। तो युद्ध का देवता झंझावत के देवता और वर्षा के देवता किसको माना जाता है? इंद्र को मानते हैं। 800 वैदिक देवमंडल में कौन से देवता को युद्ध का देवता माना जाता है? तो इंद्र को माना जाता है। और 800 से 600 ईस्वी पूर्व के काल को किस युग से जोड़ा जाता है? तो ब्राह्मण युग से जोड़ा जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है वो मिलती है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की जो रचना है वो किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित संकेतक हैं। किसके संकेतक हैं? पुराणों के संकेतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण कितने हैं हमारे? 18 पुराण है। और पुराणों की जो रचना है वो किसने की थी? लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रसवा द्वारा की गई। पुराणों की रचना जो है लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रसवा द्वारा मानी जाती है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो श्रीमद् भागवत गीता है जो वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती है? महाभारत मूलतः जो है वो जय संहिता के रूप से जानी जाती है। महाभारत जो है उसको जय संहिता के नाम से जाना जाता है। सप्तसहस्त्र संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो सप्तसहस्त्र संहिता जो है वो महाभारत का है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो वो वासुकी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत होती है? तो अछूत की जो अवधारणा है वो धर्मशास्त्र के समय में जो है स्पष्ट रूप से उद्धृत होती है। सत्यमेव जयते जो है वो हमारा कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से क्या किया गया है, यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तमसोमा ज्योतिर्गमय का कथन मूलतः है तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये उपनिषदों का है और जिसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो सफ़ेद घोड़ा यानी इनमें यहाँ पे आंसर दिया गया है इनमें से कोई नहीं। और सफ़ेद घोड़ा जो है, हाँ, सफ़ेद घोड़ा जो है श्वेतांबर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया है। सब श्वेतांबर उपनिषद को। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देता है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो है अनब्याही माँ के लांछन को चुनौती देता है। वो जो है छांदोग्य के उपनिषद में उल्लिखित है। छांदोग्य उपनिषद। सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे। इनकी माता का नाम जाबाल था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ के लांछन को चुनौती देता है, इनकी कथा जो है वो छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। वैदिक कर्मकांड में होता है एक वर्ड है होता, उसका संबंध है होता का संबंध जो है वो ऋग्वेद से है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है वो ईरान क्षेत्र से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या माना जाता है? अगन्या जो है वो गाय को माना जाता था। ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए, अगन्या अर्थात जिसको मारा ना जा सके, है ना। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में
प्रयुक्त अगन्य शब्द संदर्भित है, तो अगन्य जो है वो गाय के लिए है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है हमें यहाँ पे। तो हम इसको रीड करेंगे पहले तो इसके सारे कथन को। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य जो है वो कवच, शिरास्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता, ये भी सही हो गया। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जो स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग केवल ताम्र और लौह का ज्ञान तो था ही नहीं उनको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को क्या पालतू पशु बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी लोग इस पशु को जानते थे, तो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। तो थर्ड का जो हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पे केवल एक ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम अपने। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किससे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना जाता है, तो जो है गाय को जो है महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। यहाँ पे दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता और एक तरफ किस चीज़ के लिए फेमस थी इसके बारे में दिया गया है। तो इस प्रकार से आंसर हम देख लेंगे। हाँ ठीक है, यहाँ से हमारा बौद्ध धर्म शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज तो ऋग्वैदिक समाज जो था, मध्यकालीन जो समाज था, तो इसके बारे में देखेंगे। तो इसको ट्रिक के माध्यम से अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले का चौथा जो हमारा जा रहा है वो ए में भी जा रहा है और डी में भी जा रहा है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे जो उत्तर वैदिक सभ्यता थी वो कैसी थी, उत्तर वैदिक सभ्यता थी वो कृषि प्रधान थी, तो इसमें बी, पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन रहा है ये पहले का चौथा और तीसरे का दूसरा, क्योंकि ये आगे पीछे तो इस प्रकार से हमें करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक जो समाज था वो कृषि प्रधान समाज था। ऋग्वैदिक समाज था चारागाह से संबंधित, और मध्यकाल जो है वो जमींदारी से संबंधित था। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है, तो कौन जो तीन है शेष तीन के वर्ग का नहीं है, तो कोश। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश, गोत्र ये परिवार से संबंधित है, जबकि जो कोश है वो परिवार से संबंधित न होकर भंडार कोश से संबंधित है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, कुल कितने संस्कार होते हैं, कुल जो संस्कारों की संख्या है वो कितनी है, कुल 16 संस्कार माने गए हैं। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता और पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 40 मानी गई है। और जबकि मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत तक 13 संस्कारों का संस्कार का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार किया गया है। आज यही सर्वप्रथम है, आज सर्वप्रथम इसी को सर्वनाम माना गया है कि हमारे कितने संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक जो है उसको क्या बोलते थे, तो उसको उपाध्याय बोलते थे। जो वेद और वेदांगों को पढ़ाता था वो कौन होता था, उपाध्याय माना जाता था। इस प्रकार से हमारा जो है ये वैदिक काल समाप्त हो जाता है और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना बौद्ध धर्म। तो जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि हमें नेक्स्ट पार्ट लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। ओके, थैंक यू।